हेलो स्टूडेंट्स, मैं रौनक सर आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 3 जो कि केमिकल बॉन्डिंग का। इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया था। तो जो लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो लोग जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देखें, क्योंकि ये सीरीज में चल रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे पार्ट 3, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रासायनिक आबंधन के रहस्य, अष्टक नियम, ध्रुवीयता और फजान का नियम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं बता दूं, ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का है। जो लोग न्यू हैं, क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड का, इसको हिंदी में मैंने समझाया है अच्छी तरीके से। तो जो लोग नए होंगे मेरे वीडियो में, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसके बाकी पार्ट भी इसी तरह से लाता रहूँगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा मेरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए पहला क्या है, परमाणु हमेशा स्थिरता की खोज में रहता है। तो जो ये हमेशा मैं पहले बार 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 बोल रहा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए पहले, उसके बाद ही ये देखें, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो बोल रहा है एटम्स आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ स्टेबिलिटी। तो हमारा जो एटम्स होता है वो हमेशा क्या होता है, स्थिरता की खोज में रहता है। तो जिसके पहले मैंने डिस्कस किया था अष्टक नियम से। तो परमाणु अपने लास्ट सेल में क्या करते थे, 8 इलेक्ट्रॉन को बनाना चाहते थे। मैं 8 इलेक्ट्रॉन के बाद वो क्या हो जाता था, स्थिर हो जाता था। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने बताया अष्टक नियम को, परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा या स्थानांतरण करते हैं ताकि उनके सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो सबसे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन मतलब स्थिरता, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब वो स्थिर हो गया। उदाहरण भी बताया था कि HCl अणु हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को पूरे करता है और क्लोरीन अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरे करता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है और क्लोरीन अपना 8 बनाता है। तो ये लोग आपस में साझा करके बनाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं साझा, जो बोलते हैं सहसंयोजक बंधन या आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये पहले डिस्कस किया, इसी को मैं रिकॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। प्रकृति हमेशा नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करती। तो जितना भी नियम निकाला है वो हमेशा सब में फॉलो नहीं करता जिस हिसाब से। तो नेचर डज नॉट ऑलवेज फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली। कुछ अणुओं में 8 इलेक्ट्रॉन का नियम टूट जाता है, फिर वे भी स्थिर होते हैं। मुख्य 3 अपवाद है। पहला है 8 से कम। 3 अपवाद में आता है 8 से कम होता है, जो इसको हम लोग बोलते हैं अपूर्ण अष्टक, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दूसरा होता है 8 से अधिक, प्रसारित अष्टक, जिसको एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोलते हैं। और तीसरा विषम संख्या, विषम इलेक्ट्रॉन प्रजाति, जिसे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस में आता है। तो ये 3 अपवाद है अष्टक नियम का, एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं। पहला अपवाद, जब 8 से कम इलेक्ट्रॉन भी पर्याप्त होते हैं, तो मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन भी रहे तब भी चलता है, तो वैसा पहला अपवाद है। जैसे अपूर्ण अष्टक जिसको बोलते हैं। तो कुछ केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम्स के पास 8 से कम संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आमतौर पर उन तत्वों में होता है जिनके पास 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ये उन तत्वों में होता है या उन परमाणुओं में होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 4 से कम होता है। उदाहरण जैसे ले लीजिए BeH2, इसमें केवल 4 इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर बताया, देखिए यहाँ पे फ्लोरीन का, BF3 का, और यहाँ पे बेरिलियम का है। ठीक ना, तो इसमें 4 होते हैं, BF3 में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 से कम है। और इधर देखिए एक बॉन्ड है, तो ये दोनों 4 ही इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर रहा है। यहाँ पे 2 और 2 तो 4 ही है। और इसमें भी देखिए बोरोन का क्या है, यहाँ पे 2 2 4 5 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। और ये बॉन्ड बना रहा है 2 2 4 2 6। तो यहाँ पे बोरोन देखिए, यहाँ पे एक सिंगल लकीर जो है वो बॉन्ड बोलते हैं इसको, वो 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। तो 2 2 4 2 6, तो टोटल बॉन्ड के पास कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। 8 तो नहीं है, स्थिरता नहीं, फिर भी स्थिर है ये। तो वैसे यहाँ पे बेरिलियम का भी 2 2 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2 2 4 5 6 7 8, यहाँ पे हो रहा है स्थिर है। ठीक ना, तो इस हिसाब से ये अष्टक इनकम्प्लीट करता है। तो वैसे ही बताया यहाँ पे, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 2 4, तो और यहाँ पे बॉन्डिंग है। ठीक है, तो इस हिसाब से बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले अणु कहा जाता है, इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का कमी वाला अणु भी बोल सकते हैं, ये जो है लिखा हुआ। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपवाद 2, कुछ परमाणु 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, जैसे इसको एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोलते हैं, हाइपर वैलेंट एटम भी बोलते हैं। तीसरे आवर्त या थर्ड पीरियड या उससे नीचे के तत्वों में खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। डी ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। इनमें केंद्रीय परमाणु के पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है। तो केंद्र जो सेंट्रल एटम होता है बीच वाला, उसमें क्या होता है, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे PCl5, फॉस्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो देख लेते हैं कि इनके 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, PCl5 है ना, 3, यहाँ Cl6 दे दिया है। ठीक है, ये एक नहीं होगा। ठीक है, तो
5 में कितना होगा 1 2, ये तो नहीं होगा, 1 2 3 4 5, तो टोटल 2 2 करके कितना हुआ 10। तो पीसीएल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। SF6 सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर SF6 है तो यहाँ 3 और 3 6, तो यहाँ पे हर के पास 2 2 2 2, तो सल्फर के पास कितना हो गया टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो ये कुछ एग्जाम्पल है पीसीएल फॉर SF6, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपवाद 3 में, अकेले और विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणु। तो विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणु कैसे हो सकते हैं, जैसे कुछ अणुओं के इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या विषम माने ऑड नंबर में होती है, इसलिए सभी इलेक्ट्रॉन के जोड़े क्या होते हैं, पेयर नहीं बन पाते। तो पेयर नहीं बनता तो ऑड नंबर में रह जाता, 3 में 5 में ऐसा रहता, पेयर नहीं बना पाता। तो उदाहरण जैसे एनो नाइट्रिक ऑक्साइड इसको होता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ देखिए यहाँ पे सिंगल एक तो बच जा रहा है, दो और एक 3, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका पेयर बनाया तो 2 2 4 5 6 7 8, तो ये अकेला बच जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पे 2 2 4 5 6 और 7 8, तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी नाइट्रिक ऑक्साइड में भी एक अकेला बच जा रहा है, यहाँ पे भी एक अकेला बच जा रहा है जिसे। तो NO2 में भी देखिए यहाँ डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाए 2 2 4 4 4 8 हो गया, यहाँ पे 2 2 4 जो 6, यहाँ पर ही, और ये एक अकेला नाइट्रोजन यहाँ पे अकेला बच गया। तो एक अकेला इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अणु अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, मतलब हाईली रिएक्टिव होता है। ये अकेला बचा हुआ मतलब किसी के साथ पेयर करना खोजेगा, और किसी के साथ पेयर करना खोजेगा मतलब वो हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक ना। तो किसी ना किसी के साथ जुड़ना खोजेगा ये, तो इसलिए इसको बोलता है हाईली रिएक्टिव। तो ये था NO ये अपवाद 3 में आता है जब विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट सही संरचना चुनना, तो क्लोजिंग द राइट स्ट्रक्चर, चूजिंग कैसे कैसे चुनेंगे सही स्ट्रक्चर को। तो ये मैंने इसके पहले में भी बताया पार्ट 2 में कि फॉर्मल चार्ज को देखते हैं, जो जीरो के करीब आता है, जो ज्यादा जीरो के करीब होता है वही परफेक्ट स्टेट होता है। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका भी मैंने पार्ट 2 में बताया, ठीक है। यह दर्शाता है कि सहसंयोजक आबंध बनने के प्रमाण में कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं। तो मुख्य नियम क्या है, सबसे कम आवेश प्राप्त सबसे स्थिर संरचना, जिसका आवेश सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा स्थिर होगा। तो यहाँ पे देखिए चार्ज ज्यादा जिसका होगा उसका अस्थिर होगा, यहाँ चार्ज 0 है तो स्थिर ज्यादा होगा, ये बताना चाह रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट कैसे पता करते हैं, फॉर्मल चार्ज से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट तो सूत्र अभी बताया था फॉर्मल चार्ज का, V माइनस L प्लस बी, ठीक ना। V मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, L मतलब होता है लोन पेयर, और B मतलब बॉन्ड्स पेयर, ठीक है। तो ये सारा मैंने बताया था इसके पीछे, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आबंधों में रस्सा कसी और ध्रुवीकता का जन्म, मतलब टग ऑफ वार जिसको बोलते हैं इन बॉन्ड्स एंड बर्थ ऑफ पोलैरिटी। तो ये भी मैं थोड़ा डिस्कस कर दूँ, ठीक ना। सहसंयोजक आबंध में इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं, समान रूप से साझा नहीं होते। अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या होते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। इससे आबंध में आवेश का पृथक्करण होता है, और इसे द्विध्रुवक आघूर्णन या डाइपोल मोमेंट कहते हैं, जो अणु की ध्रुवीयता को मापता है। तो ये भी पिछले वीडियो में मैं था करवाया था टग ऑफ वार का, देख लीजिएगा। यहाँ से हमारा न्यू स्टार्ट हो रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण को मापना, माने मेजर ऑफ डाइपोल मोमेंट कैसे मापते हैं। तो ये तो म्यू को हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो म्यू इक्वल टू होता है Q इंटू आर, मतलब आवेश की मात्रा गुना आर होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो अगर आवेश की मात्रा को दूरी से गुना कर देते तो हमारा क्या निकलता है, डाइपोल मोमेंट निकलता है। इसका इकाई होता है डिवाई, तो इकाई का नाम है डिवाई, डी से डिनोट करते हैं इसको डाइपोल मोमेंट को। महत्वपूर्ण क्या है, यह एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी दिशा होती है धनात्मक से ऋणात्मक की। इसका दिशा कहाँ से कहाँ होता है, यहाँ जैसे मैंने दिखाया प्लस से माइनस की ओर होती है, ये याद रखना है एग्जाम पर्पज से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आकृति ध्रुवीयता तय करें। मैं ध्रुवीय बनाम अध्रुवीय, मैंने पोलर वर्सेस नॉन पोलर के मॉलिक्यूल्स के बीच में आकृति बनाना। तो H2O क्या कहता है, आकार मुड़ा हुआ रहता है, बैंड शेप का होता है H2O। नेट डाइपोल इसका एक ही तरफ होता है 90 डिग्री में। वेक्टर एक दूसरे को काटते नहीं है, तो वेक्टर क्या कहते हैं, तो जो दिशा होता है वो एक दूसरे को काटते नहीं। परमाणु है जैसे परिणाम क्या, ध्रुवीय अणु पोलर मॉलिक्यूल्स, म्यू इसका वैल्यू होता है 1.84 डी से हम लोग मानते हैं डिवाई जिसको बोलते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर BF2 आकार सीधा होता है, विपरीत दिशा के वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, दोनों एक दूसरे को विपरीत है इसलिए क्या कर देता है, दोनों डाइपोल माने जो पोलर होता है वो कैंसिल कर देता है। अध्रुवीय नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स म्यू इक्वल टू 0, यहाँ पे म्यू जो होता है वो 0 हो जाता है। तो ये था पोलर नॉन पोलर के बीच, ये पोलर ये नॉन पोलर, ठीक है, इसके बीच में पोलैरिटी, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फजान का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। फजान का नियम, कोई भी 100% शुद्ध नहीं होता, ये फजान बताया था। कोई भी जो जितना भी बॉन्ड होता है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता। तो फजान ये नो बॉन्ड इज 100% प्योर, तो 100% कोवेलेंट 100% आयोनिक नहीं होता कोई भी। तो कैटायन प्लस एनायन माइनस ध्रुवीकरण हो रहा है किस तरफ, तो
माइनस क्या कर रहा है, खींच रहा है। देखिए यहाँ पे फजान का नियम क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि फजान का नियम बताता है कि आयनिक आबंधों में भी कुछ सहसंयोजक गुण होते हैं। जब यह एक धनात्मक धनायन किसी ऋणायन के इलेक्ट्रॉन बादल को अपनी ओर खींचता है, तो धनायन क्या करता है, ऋणायन को खींच रहा है। तो खींचता है तो उसमें जो विकृति होता है, जो चेंजेस देखने को मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। जितना अधिक ध्रुवीकरण होगा आबंध में, उतना ही अधिक सहसंयोजक गुण पाया जाता है। मतलब जितना ज्यादा ध्रुवीकरण होगा, जिस तरफ खिंचाव होगा, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें देखने को मिलेगा। तो ये था फजान का रोल। तो फजान बोला था कि नो बॉन्ड इज 100% प्योर। नेक्स्ट, तो क्या क्या धनायन में क्या होता है, आकार छोटा होता है सहसंयोजक गुण का, आयनिक में बड़ा होता है। याद रखना, ऋणायन में बड़ा होता है आकार सहसंयोजन का, और आयनिक कैरेक्टर में छोटा होता है। आवेश इसमें आवेश में देखा जाए तो अधिक आवेश होता है सहसंयोजक, मतलब हाईली चार्ज होता है, और ये कम लो चार्ज का होता है। उदाहरण, लिथियम क्लोराइड सबसे अधिक कोवलेंट होता है। सी एस सीजियम फ्लोरीन जो होता है सबसे अधिक आयोनिक होता है। तो ये हो गया। तो क्लोरीन पहले आता है, इसलिए पहले कोवलेंट सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो माइंड मैप भी देख लेते, जो जो पढ़ा। तो अष्टक नियम को हम लोग ने देखा, 8 इलेक्ट्रॉन से कम, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, और ऑड नंबर, ये 3 था। अपूर्ण, प्रसादी और रेडिकल, जिसका एग्जाम्पल भी था। फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका, डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका, ये पढ़ा था फजान का नियम। फजान हुआ था स्मॉल कैटायन प्लस लार्ज एनायन। कैटायन इसमें स्मॉल होता है, एनायन ज्यादा होता है। आयनिक में लार्ज कैटायन प्लस स्मॉल एनायन होता है। तो ये था फजान का नियम। तो यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक आबंध और आणविक संरचना, जो कि नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो तो जो लोग ये यहाँ तक वीडियो को देखे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं।